बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं और हम झारखंड में रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। झारखंड के मिट्टी की जो सौंधापन है, यहाँ के अनाज में जो स्वाद है, वो शायद कहीं नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आपको मालूम है कि कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। तो चलिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक या मछली विक्रेता अनुदान पर ले सकते हैं भारवाहक वैन। मत्स्यजीवी सहयोग समिति केज मरम्मत के लिए ले सकते हैं अनुदान। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण प्रतिभा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के वैसे मछली पालक जो मछली या मछली बीज की खरीद बिक्री से जुड़े हैं, वे अनुदान पर 4 पहिया भारवाहक वैन ले सकते हैं। इसमें लाभुकों को सरकारी अनुदान के अलावे शेष राशि का अंशदान देने में सक्षम होना आवश्यक है। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति और समिति के सदस्य अपने टूटे केज के मरम्मत के लिए अनुदान की सुविधा ले सकते हैं। इसकी कुल योजना लागत 1,82,500 रुपये है। सरकार इसमें 90% अनुदान देगी। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, गाय और भैंसों को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण कराएं। इसके लिए अलग अलग टीका के लिए अलग अलग आयु निर्धारित है। सभी रोगों और इसके टीका दिलाने के समय सारिणी बनी हुई है। इस सारिणी का पालन करें। टीकाकरण के लिए जो प्रमुख रोग हैं उनके लिए सारणी बनी हुई है, यानी तालिका बनी हुई है, और जो नॉर्म है उसके अनुसार ही टीकाकरण कराना चाहिए, जो नियम है। और अगर एफएमटी की बात करें तो चौथे महीने में पहला टीका, उसके बाद 1 महीने बाद बूस्टर डोज, फिर सालाना HSPQ का कंबाइंड टीका भी आता है। इन दोनों को छठे महीने में पहला टीका, फिर सालाना उसे रिपीट करें। उसके बाद ब्रूसेलोसिस की बात करें तो वो सिर्फ मादा में पड़ना चाहिए। थैलेरियोसिस की बात करें तो वो आप जीवन में एक बार देंगे। और उसके बाद अगर रेबीज़ की बात करें तो वो पोस्ट बाइट पड़ता है, यानी अगर उसे ऐसे कुत्ते ने काट लिया जो आपको डाउट है कि उसे टीका ना पड़ा हो, जैसे स्ट्रीट डॉग, गली में ऐसे ही घूमने वाला कुत्ता, तो उसे ज़रूर सही, अगर नहीं भी डाउट हो तो भी कुत्ता काटने पर मैं यही सलाह दूंगी कि पोस्ट बाइट रेबीज वैक्सीनेशन दिलवा दे। रेबीज़ बीमारी यानी पागल कुत्ते वाली बीमारी, तो उस केस में हमारे गाय और भैंस को टीकाकरण के लिए 0 डे यानी बाइट के तुरंत बाद, फिर चौथे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन और 90वें दिन भी हो सके तो। राज्य के जो किसान बैगन की अगाध खेती करना चाहते हैं, वे अप्रैल से मई तक फसल लगा सकते हैं। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पुषा पर्पल लॉन्ग, पुषा पर्पल राउंड, पुषा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शंकर प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पुषा पर्पल लॉन्ग, पुषा पर्पल राउंड, पुषा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली सामान्य प्रभेद हैं और उनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण संपदा 6 संकर प्रभेद हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टार खेत में सब्जी फसल या इसकी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं तो इसमें निकौनी का काम करने के लिए पेग हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल में फूल से फल बनने के दौरान फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप हो तो इसके लिए रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी की भाव और साथ ही मौसम का हाल भी जाना। हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम के बाद तुरंत हाजिर। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है
जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। किसान भाइयों, आइए हम आपको जानकारी देते हैं टपक एवं स्प्रिंकलर विधि द्वारा उद्यानिकी फसलों की व्यावसायिक खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार करें। जी हाँ, इस विधि के द्वारा पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहती है। हमारे किसान भाई इस विधि के द्वारा खेती कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, खेती में सिंचाई अहम भूमिका निभाती है। इसके लिए जल की उपलब्धता होना बहुत ही आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है, जहाँ जल की उपलब्धता कम है वहाँ सिंचाई कैसे की जाए। किसान भाइयों, इसके लिए टपक सिंचाई तथा स्प्रिंकलर सिंचाई बहुत ही उपयुक्त है। इससे न सिर्फ जल की खपत कम होती है बल्कि हमारा उत्पादन भी बढ़ जाता है। टपक सिंचाई का इस्तेमाल प्रायः उद्यान की फसलों में होता है, जैसे आम की बागवानी या फिर सब्जियों की खेती में, जबकि स्प्रिंकलर विधि से हम कम दूरी की फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, जैसे दलहनी और तिलहनी फसलें। टपक सिंचाई में पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद पानी से सिंचाई होती है, जबकि स्प्रिंकलर में फव्वारे की तरह पानी पौधों तक पहुंचाया जाता है। किसान भाई, आप खेती करते हैं और जल का संचयन बहुत ज़्यादा होता है। खेती में जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जल के आप खेती कर नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे में आप कम जल का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक खेती कैसे लें और मुनाफा कैसे कमाएं, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां आज हमारे साथ है डॉक्टर मिंटू जॉब, जो हमें बताएंगे कि टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर विधि द्वारा आप कैसे जल से कम जलों में अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं और खेती कैसे कर सकते हैं। ये टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई होता क्या है? टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई दोनों अलग अलग तरह का सिंचाई का यंत्र है। टपक सिंचाई हम इस्तेमाल करते हैं उद्यान की फसलों में, जैसे सब्जियों में और फलदार वृक्षों में, और स्प्रिंकलर सिंचाई
हम उपयोग में लाते हैं। कम दूरी की फसल जैसे आपका दलहनी फसल हो गया, तिलहनी फसल हो गया, सीरियल्स हो गया, उसमें हम स्प्रिंकलर सिंचाई उपयोग में लाते हैं। तो टपक सिंचाई होता है पानी देने का एक व्यवस्था है जिसमें हम विभिन्न आकार के पाइपों द्वारा, कुछ बड़ा कुछ छोटा, अलग अलग व्यास के पाइपों द्वारा, प्लास्टिक पाइपों द्वारा पानी को सीधे पानी के जड़ के पास पहुंचा के वहाँ पे छोटा नोज़ल रहता है, नोज़ल से हमारे जड़ के पास बूंद बूंद करके पानी पौधा के आवश्यकता अनुसार और उसकी बढ़वार के अनुसार उसमें पानी पड़ता है। तो ये हुआ आपका टपक सिंचाई। और दूसरा जो हम बोल रहे थे स्प्रिंकलर सिंचाई यानी फुहारा सिंचाई, वो रहता है, वो कम दूरी की फसल जैसे प्याज हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, जिसमें पौधा से पौधा के बीच और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी काफ़ी कम रहता है। वहाँ पे हम पाइप द्वारा जड़ों के पास पहुँचाना दिक्कत रहता है, इसलिए पानी को हम एक स्प्रिंकल के तरह यानी फव्वारा की तरह पानी को हम फव्वारे की तरह बरसात जैसे, हम आर्टिफिशियल बरसात जैसे पानी पहुँचाते हैं। तो बागवानी में, हॉर्टिकल्चर में, उद्यानिकी में ज़्यादातर हम टपक सिंचाई उपयोग में लाता है, जिसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब यदि हम 100 लीटर पानी कहीं पे दिए, आपके खेत में दिए, तो उसमें कम से कम 90 लीटर पानी आपका पौधा उपयोग में लाता है। सिर्फ 10% 10 लीटर ही आपका बर्बाद जाता है। यदि हम उसको तुलना करें सतही सिंचाई में, यदि हम 100 लीटर पानी डालें तो 40 से 50 लीटर पानी वाष्पीकरण या दूसरे लॉसेस के कारण वजह से पानी नुकसान हो जाता है। टपक सिंचाई में हर पौधों तक पाइप तथा नोजल पहुंचाना पड़ता है, अतः इसके लिए पाइप, नोजल तथा पंप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पीवीसी पाइप तथा फिल्टर भी टपक सिंचाई के लिए ज़रूरी है। इन सब के लिए किसान भाइयों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये खर्च फसलों पर निर्भर करता है। टपक सिंचाई में पंप के अलावा 30,000 से 90,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है। इस खर्च से 10 वर्षों तक आप अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। टपक सिंचाई काफ़ी उपयुक्त है हमारे बागवानी कृषि के लिए। तो टपक सिंचाई हम कैसे करेंगे? तो टपक सिंचाई के लिए हमको एक पानी का स्रोत चाहिए। पानी का स्रोत कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, बोरवेल यदि किसी किसान के पास है तो बोरवेल भी हो सकता है। उसको पानी पंप द्वारा, मोटर द्वारा हम उसको लिफ्ट करते हैं और पानी को अलग अलग आकार के पाइप से हम शुद्धिकरण करने के बाद, क्योंकि टपक सिंचाई में जो बूंद बूंद करके पानी जो पड़ता है, जो यंत्र रहता है काफ़ी बारीक रहता है, तो हमको पानी एकदम शुद्ध चाहिए। तो यदि आपका कुआं का पानी में कचरा काई कुछ भी गंदगी हो तो उसको फिल्टर द्वारा साफ़ करके उसको आपके पाइप के सिस्टम में पहुंचाया जाता है और उसी पानी को आपको जहाँ जहाँ आपका पौधा है, जहाँ जहाँ आपका पेड़ है, वहाँ पे जड़ के पास बूंद बूंद करके पानी वहाँ पे गिराते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली कम जल की उपलब्धता में भी अधिक उपज देती है, अतः जल की कमी में इस विधि से सिंचाई करके किसान भाई न सिर्फ अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है। इस मौसम में अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरियों को समय समय पर देखभाल करने की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसी मौसम पे उन्हें कई तरह की प्रमुख रोग भी लगते हैं। कौन कौन से प्रमुख रोग है और हमारे किसान भाई किस तरह से उसका बचाव करें, आइए जानते हैं। गर्मी का मौसम आते ही बकरियों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, अतः बकरी पालक भाइयों को इन बीमारियों की पहचान, उससे बचाव तथा उसके प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर बकरियों को 3 तरह की बीमारियां होती है। पहली जीवाणु जनित बीमारी, दूसरी विषाणु जनित तथा तीसरी परजीवी बीमारी। गर्मियों के मौसम में इन तीनों बीमारियों का प्रकोप बकरियों में अधिक होता है। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि गर्मी के मौसम में बकरियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है और उसका प्रबंधन किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए उपस्थित है डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय में वैज्ञानिक हैं। आइए जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर साहब से। बकरियों में अभी गर्मी का मौसम अब आ चुका है और देखा जाता है कि गर्मी का मौसम बीमारियों के लिए काफ़ी, हम कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में बकरियों में बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है और हमारे किसान भाई भी काफ़ी परेशान होते हैं। तो सर्वप्रथम जो है बीमारियों से कौन कौन सी बीमारियां होती है उस बारे में बात करेंगे। बीमारियों से बचाव कैसे करेंगे और इसका प्रबंधन कैसे करेंगे जिससे कि हम
बीमारियों से बच सकें, खास करके बकरियों में जो होने वाली बीमारियां हैं। तो बीमारियों की यदि बात करते हैं तो बकरियों में 3 तरह की बीमारियां होती हैं, एक जीवाणु जनित, एक विषाणु जनित और एक जो परजीवी जो बीमारी है। ये 3 तरह की बीमारियां होती है। तो ये गर्मियों में तीनों तरह की जो बीमारियां हैं उसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। बकरियों में इसके बाद जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है PPR। ये विषाणु जनित बीमारी है। इसमें आँख नाक से पानी आता है तथा दस्त होता है। फिर ये बीमारी तेजी से फैलता है और इसमें मृत्यु दर भी अधिक होती है। इसे बचाव के लिए इसका टीकाकरण कराना आवश्यक है। इसी तरह से खुरहा चपका भी विषाणु जनित बीमारी है जिसका बचाव टीकाकरण से हो सकता है। जो बकरियों में सबसे खतरनाक बीमारी है और ख़ास करके गर्मी में या गर्मी के बाद जो बरसात का मौसम आता है उस समय देखने को मिलता है, इस समय ये PPR बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है। और ये जो बीमारी है ये काफ़ी खतरनाक है। हमारे किसान भाई को मैं लक्षण बताऊंगा तो समझ जाएंगे। ये जो बीमारी है इससे नाक से पानी, आँख से पानी आना, दस्त होना, बुखार होना बकरियों में, और सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि तेज़ी से बीमारी फैलता है। ये एक बकरी से दूसरी बकरी और दूसरी बकरी से धीरे धीरे देखा जाता है कि पूरे गांव की बकरियां इसके चपेट में आ जाती है और मृत्यु दर काफ़ी अधिक होती है। 100 में से आप देखेंगे तो 90-95 बकरियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये PPR जिसको बकरियों का प्लेग भी कहते हैं, PPR जो बीमारी है विषाणु जनित बीमारी है। और चूँकि ये विषाणु जनित बीमारी है तो इसका इलाज भी संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। जब ये बीमारी हो जाती है तो इलाज कराने के बाद भी बकरियों को हम लोग नहीं बचा पाते हैं। तो इसका भी टीकाकरण हमारे जो किसान भाई को करना चाहिए। ये गर्मी से पहले आप इसका टीकाकरण कर दें। ये विषाणु जनित जो बीमारी PPR नामक बीमारी है, 1 ml मात्रा इसके चमड़े में दे करके 1 साल तक इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। बकरियों को गर्मी के मौसम में परजीवी का भी खतरा रहता है। परजीवी 2 तरह के होते हैं, आंतरिक परजीवी तथा बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी जैसे कृमि के लिए बकरियों को कृमिनाशक दवा हर 3 से 4 महीने में दें। बाह्य कृमि के लिए 100 ग्राम करंज के तेल में 10 ग्राम कपूर तथा 10 ग्राम गंधक को मिलाकर बकरियों के शरीर में लगाएं। इसके अलावा इससे बचाव के लिए बाह्य कृमिनाशक दवा का भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है कि गर्मियों के मौसम में परजीवी की बहुत ही समस्या होती है। परजीवी नाशक जो है दवा बकरियों को देना चाहिए। परजीवी की समस्या, परजीवी 2 तरह का इसमें देखने को मिलता है इसमें गर्मी के मौसम में, खास करके कि अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। और अंतः परजीवी जिसको कहते हैं पेट में कृमि हो जाना, खास करके देखा जाता है जो भी बकरी पालक हैं कभी भी कृमिनाशक दवा नहीं देते हैं। लेकिन जब हम बकरियों को चराते हैं, बाहर चरने के लिए भेजते हैं तो चरने के क्रम में बहुत सारा कृमि उसके पेट में आ जाता है और ये कृमि फिर धीरे धीरे पनपता है, बड़ा होता है और बकरियों का अंदर पेट में खून चूसता है, धीरे धीरे अपनी संख्या भी बढ़ाता है और ये काफ़ी नुकसान करता है बकरियों में। और इसका सीधा प्रभाव बकरियों के प्रजनन क्षमता, बढ़ने की क्षमता पे पड़ता है। और बकरियों को जो भी पौष्टिक आहार भी देते हैं, देखा जाता है कि वो पौष्टिक आहार भी बकरियों को शरीर में नहीं लगता है क्योंकि पेट में काफ़ी कृमि है। तो कृमिनाशक दवा अगर आप बकरियां चराते हैं बाहर में तो 3 से 4 महीने में 1 बार कृमिनाशक दवा अवश्य दें। ये कृमिनाशक दवा अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल बाज़ार में उपलब्ध है। 8 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से आप उसको खिलाने के लिए दें और 3 से 4 महीने में 1 बार देते हैं तो अंतः कृमि का नाश होता है। उसी तरह से बाह्य कृमि का भी प्रकोप होता है जिसमें ढील, किलनी, पिस्सू, ये सब शरीर में देखते हुए कभी कभी इसका जो लक्षण होता है कि बाल झड़ने लगता है, शरीर पे धब्बा आ जाता है, दाना दाना हो जाता है, खूब खुजली होता है। तो इससे देखा जाता है कि इससे बकरियां काफ़ी परेशान होती है और इसका असर प्रजनन क्षमता, उत्पादन क्षमता पे पड़ता है। तो इससे बचाव के लिए घरेलू उपाय भी है जिसमें करंज का तेल 100 ml ले लें, 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक को मिला करके अगर आप शरीर पर लगाते हैं तो सभी तरह के बाह्य परजीवी का नाश होता है। उसके अलावा बहुत सारे जो दवा भी उपलब्ध हैं जो डॉक्टर की सलाह लेकर के आप इसको बाह्य परजीवी नाशक दवा दे करके बकरियों को इससे बचाते हैं। बकरियों को इन बीमारियों से बचाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो बकरियों के भोजन में दाना मिश्रण शामिल करना चाहिए, फिर घास और साइलेज की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके अलावा इनके आवास के तापक्रम को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, इस मौसम में बकरियों को सुबह शाम चराने की व्यवस्था करनी चाहिए, न कि दोपहर में। गर्मी के मौसम में जो बीमारियां होती हैं उससे बचाव के लिए प्रबंधन का बहुत ही महत्व है।
प्रबंधन की महत्व की बात करते हैं तो इसमें संतुलित आहार इस समय बकरियों को देने की बहुत ही ज़रूरत है। संतुलित आहार की कमी से बकरियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है और जिसके कारण जो है ये बीमारियां बकरियों में देखने को मिलती है। तो ये संतुलित आहार में अगर आप जो बकरी पालक हैं वो कोशिश करें कि जो हम लोग चराते हैं बकरियों को, तो चराने के अलावा 50 से 100 ग्राम आवश्यकता अनुसार उसको दाना मिश्रण आप अवश्य दें, जिससे बकरियों को संतुलित आहार जो है पोषक तत्व की जो कमी है, जो चरने के क्रम में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, वो दाना मिश्रण से उसका पोषक तत्व मिल जाए। साथ ही साथ आवास व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। गर्मी में देखा जाता है कि वातावरण का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तो इससे वातावरण का तापमान को कम करने के लिए आपको बकरियों को आवास देने की ज़रूरत होती है। तो बकरियों को जो हम आवास देते हैं उसमें बकरियों को देखा जाता है कि लगभग 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान आवास में होना चाहिए। उससे अगर तापमान अधिक होता है तो बकरियां बिल्कुल परेशान हो जाती है और गर्मी का प्रकोप होता है, तो उस समय बकरियों को काफ़ी नुकसान होता है। इस तरह से यदि बकरी पालक भाई बकरियों में लगने वाले रोग की पहचान करके उसका बचाव एवं प्रबंधन करें तो वे बकरियों की मृत्यु दर घटा सकते हैं। इससे उनकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी और उन्हें ज़्यादा लाभ दे सकेंगी। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।